साहुगणे वंदिय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। नमस्ते। तो केवली समुद्घात के पहले आवर्जित करण करता है, तो उस आवर्जित करण में गुण श्रेणी जो है पूर्व से छोटी मतलब आयाम कम और असंख्यात गुना द्रव्य लेकर के वहाँ पर गुण श्रेणी बनाता है। तो वहाँ 4 समय में बताया था कल, दंड, समुद्घात, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। इन 4 समयों में स्थिति कांडक घात करता है। पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाले, मतलब पहले जो स्थिति थी उसका बहुभाग घात करता है पहले समय में। पुनः जो स्थिति शेष रही उसका बहुभाग दूसरे समय में घात करता है। पुनः जो शेष रही कितना बहुभाग, असंख्यात बहुभाग, तीसरे समय में असंख्यात बहुभाग नष्ट करता है। फिर पुनः जो असंख्यातवा भाग रहा छोटा, पल्ले का असंख्यातवा भाग, उसमें एक अंतर्मूर्त छोड़ करके, अंतर्मूर्त मतलब भी क्या होता है वहाँ पर असंख्यात समय ही है। अंतर्मूर्त मतलब मध्यम युक्ता संख्या संख्याती है, क्योंकि जगन्य युक्ता संख्या समयों की एक अवधि होती है। संख्यात अवधि मतलब अंतर्मूर्त, तो मध्यम युक्ता संख्या संख्याती है। तो वो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग ही होता है, लेकिन जब पल्ले का असंख्यातवा भाग का है वहाँ पर असंख्यात वर्ष लेना, और जो अंतर्मूर्त करता है कहते तब छोटा अंतर्मूर्त लेना वहाँ पर संख्यातावली प्रमाण। तो इस प्रकार स्थिति कांडक घात करता है। और फिर अनुभाग कांडक घात भी करता है। अनंत बहुभाग आयाम वाले 4 समयों में एक एक समय के द्वारा ही इन कांडक घात का काल कितना है, तो 1 समय। स्थिति कांडक घात का भी काल 1 समय, एक एक समय में ही असंख्यात बहुभाग स्थिति का घात और एक एक समय में ही अनंत बहुभाग अनुभाग का घात करता है, दंडादि 4 समयों में। इस प्रकार बताया था। अब आगे और बताते हैं। 626 नंबर की गाथा है। चौसमये सुरसस्य अणुसम ओवट्टणा असत्थाणं थिदिखण्डस्य गिसमयिग घादो अंतो मुहुत्तुवरिम। 4 समयों में, चौसु समयेसु 4 समयों में रसस्य अनुभाग का और अनुसम ओवट्टना, अनुसमय उपवर्तना करते कहते एक एक समय में जो घात होता है उसको अपवर्तना घात यह नाम है। तो अनुभाग का क्या किया, प्रत्येक समय में अपवर्तना घात किया। और अप्रशस्त प्रकृति किसका होगा वह अनुभाग घात, अप्रशस्त प्रकृतियों का। मतलब असत्थानम रसस्य अनुसम ओवट्टना, 4 समयों में अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का प्रत्येक समय में अपवर्तनाघात करता है। मतलब कांडक घात वो अंतर्मूर्तायाम युक्त होता है। यहाँ पर एक एक समय में अनंत बहुभाग ऐसे अनुभाग का घात करता है। और स्थिति कांडक का एक ही समय घातो, स्थिति कांडक का एक समय वाला घात होता है। मतलब एक समय में ही पूरी स्थिति का घात होता है। जितना उसने कांडक करने के लिए जितना आयाम लिया उतनी पूरी स्थिति का एक समय में ही घात होता है। फिर अंतोमुहूर्तम अंतोमुहूर्त, अब इसके ऊपर अंतर्मुहूर्त आयाम वाले अनुभाग कांड, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते हैं। अंतर्मुहूर्त उत्कीर्ण काल उसका, लाइक एक अंतर्मुहूर्त के द्वारा अंतर्मुहूर्त ही उसका स्थिति कांडक के आयाम का प्रमाण होगा और उसको घात करने के लिए काल भी अंतर्मुहूर्त ही लगेगा, क्योंकि अभी अंतर्मुहूर्त ही स्थिति शेष रही है। तो एक अंतर्मुहूर्त के द्वारा, जैसे ये नीचे गुणश्रेणी आयाम है अंतर्मुहूर्त आयाम वाला, और ऊपर स्थिति सत्व भी अंतर्मुहूर्त आयाम वाला, लेकिन गुणश्रेणी आयाम से वो संख्यात गुण है अंतर्मुहूर्त ऊपर का। तो ये अंतर्मुहूर्त आयाम वाले स्थिति कांडक होंगे और उसको घात करने के लिए काल कितना लगेगा, वो भी अंतर्मुहूर्त। 4 समय तो एक एक समय में घात किया था, लेकिन अब अंतर्मुहूर्त स्थिति का घात करने के लिए अंतर्मुहूर्त काल लगेगा। मतलब पहले जैसे स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल होंगे,
फिर ये अंतर्मुहूर्त, फिर नीचे अंतर्मुहूर्त आयाम वाला लेगा, उसके लिए भी अंतर्मुहूर्त काल लगेगा। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति का ऊपर से घात करता जाता है। तो ऐसे अब कहाँ पर वो स्थिति कांड घात कहाँ तक करता है वो आगे बताएंगे। लोक पूरण की बात करेगा। हाँ, लोक पूरण के बाद, हाँ 4 समय होने के बाद अब स्थिति कांड घात होंगे, लेकिन अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा होंगे। अब वहाँ पर लोक पूरण समुद्घात में योग की क्या अवस्था होती है वो बता रहे हैं। 627 नंबर गाथा है। जग पूरणमि एका जोगस्य वगणाठिदी तत् अंतो मुहूर्तमित्ता वाहोदी। जग पूर्णम्य, जग पूर्ण मतलब ही लोक पूर्ण, संपूर्ण आत्मा के प्रदेश पूर्ण लोक में पसरते हैं, तो उसको लोक पूर्ण कहते हैं, जग पूर्ण कहते हैं। उसमें योग की एक वर्गणा होती है। इसका अर्थ क्या? योग की एक वर्गणा होती है मतलब संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में समान अनुभाग होता है। वो योग की शक्ति, अनुभाग मतलब योग की शक्ति लेना, कर्म की नहीं। मतलब पहले जैसे अब यहाँ पर आगे वर्णन करने वाले हैं, एक योग स्थान में आत्मा के असंख्यात प्रदेश जो है लोकाकाश प्रमाण, उसमें भिन्न भिन्न शक्ति है योग की, समान शक्ति नहीं है। किसी प्रदेशों में कम शक्ति, फिर किन्हीं प्रदेशों में उससे थोड़ी अधिक शक्ति, उनसे अधिक शक्ति है। कर्मकांड में जो गणित आया था ना पूरा, एक जगह ने योग स्थान का जोड़ किया था, पूरा 50 पेज तक वो गणित किया था। तो एक योग स्थान में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती। जैसे एक निषेक में अपन देखते हैं, लता से लेकर के दारू, अस्थि, शैल, ये सब अनुभाग अलग अलग प्रकार का होता है। एक स्पर्धक में, एक वर्गणा में तो समान ही शक्ति रहेगी। इसलिए यहाँ पर कहा योग की समान वर्ग, एक ही वर्गणा होती है। मतलब वहाँ पर हमेशा जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाएं होती है। अभी अपना जो योग स्थान होता है तो वर्गणा कितनी होती है? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, क्योंकि सब भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न योग शक्ति रहती है। तो आत्मा के लोक प्रमाण प्रदेश जो है वो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाओं में बढ़ जाते हैं। उसका आगे कहने वाले थोड़े संक्षेप में, उस समय देखेंगे। तो इसका अर्थ आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में एक एक प्रदेश एक एक लोक आकाश पर स्थित है अब, क्योंकि पूरे लोक में पहले है, और प्रत्येक प्रदेश में शक्ति समान है। वहाँ पर योग शक्ति एक वर्गणा है। कौन सी है? वह जगन्य भी नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं है, मध्यम है। ठिदी तत्थ, वहाँ पर स्थिति कितनी रह गई अब? कर्म की अंतर्मुहूर्त मात्र, लेकिन आयुवा संख गुणा होती। आयु कर्म की जितनी अंतर्मुहूर्त है, ये अंतर्मुहूर्त और आयु के अंतर्मुहूर्त में अंतर है, क्योंकि ये तो अभी कांडघात होंगे अंतर्मुहूर्त आयाम वाले, आयु में कांडघात तो होंगे नहीं। तो आयु की स्थिति जो है वो जितना अभी 13वें गुण स्थान का काल, 14वें गुण स्थान का काल और संख्या तो भाई गुण श्रेणी जैसी है ना, उतनी ही वहाँ पर आयु की स्थिति रह गई है। और ये ऊपर की स्थिति तो संख्यात गुणी है, ये अन्य 3 कर्मों में है। तो ये गुण श्रेणी से भी कम कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर संख्यात भाग अधिक है ना गुण श्रेणी। 13वें गुण स्थान का बचा हुआ काल, 14वें गुण स्थान का काल और थोड़ा अधिक है गुण श्रेणी का आयाम, तो उससे भी ये कम लेंगे आयु का। तो इस प्रकार स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण रहे हैं, शेष रहते इनकी भी स्थिति हो जाती है, तो स्थिति कांड की जरूरत नहीं होती, लेकिन उतना नहीं होता है ना, अभी कांडघात होते हैं। मतलब पहले पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति थी, अब अंतर्मुहूर्त शेष रही है, लेकिन आयु से संख्यात गुनी रही है। अब लोक पुराण के क्रिया के अनंतर समुद्घात क्रिया को संकुचित करता है। फैलाया था, अब पुनः उसको क्या करता है? अब आत्मा प्रदेशों को संकुचित करता है। एत्तो पदरम दंडम एत्तो पदर कवाड़म दंडम पच्चाच उत्त समयम में पविष्य देहम तुजिनो जोग निरोधम करे दीदी। एत्तो, इसके बाद लोक पुराण के अनंतर
पुनः क्या होता है प्रतर, मतलब पुनः संकुचित होकर के जो वात वलय में फैले थे आत्म प्रदेश, अब संकुचित होकर के वात वलय को छोड़ करके रहेंगे, तो उसको पुनः प्रतर समुद्घात कहेंगे। फिर कपाट रूप होंगे आत्म प्रदेश, मतलब जो प्रतर रूप फैले थे वो न हो करके ऐसे उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम फैलेंगे, जैसे जिस दिशा के सन्मुख खड़ा है उसके अनुसार, और ऊपर नीचे 14 राज्यों तक फैले हैं, तो कपाट रूप होंगे। फिर दंड रूप पुनः होंगे। इस प्रकार संकुचित होते होते चौथे समय में देहम पविष्य, शरीर में प्रवेश करके, मतलब 7 समय लगे, चढ़ते समय 4 समय और उतरते 3, इस प्रकार 7 समय तक समुद्घात होता है। तो फिर 8वें समय में अपने शरीर में प्रवेश करके योग निरोध करता है, क्योंकि योग निरोध करने के लिए आवर्जित करण किया था पहले, समुद्घात के पहले। फिर उसके बाद अब योग निरोध रूप क्रिया होगी, आवर्जित करण, फिर समुद्घात, फिर उसके बाद योग निरोध। और योग निरोध करते समय भी क्रम से किस प्रकार करता है वो आगे बताएंगे। आता सांगतात की सगळं योग निरोध की ही प्रक्रिया बताएंगे ना। पहले बादर योग को कम करता है, फिर सूक्ष्म योग को करता है। उसमें कौन कौन से योग होते हैं कल बताया था। दंड में, दोनों दंडों में कौन सा योग होगा, औदारिक का योग। चढ़ते समय जो दंड हुआ और उतरते समय हुआ, दंड रूप जब थे वो। कपाट रूप जब हो आत्म प्रदेश कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग है। प्रतर में कार्मन का योग, लोक पुरण और प्रतर, 2 समय प्रतर के और 1 लोक पुरण। फिर पुनः कपाट रूप है तो औदारिक मिश्र का योग होता है, पुनः दंड में औदारिक का योग होता है। और मूल शरीर में जो प्रवेश करता है तब औदारिक का योग ही रहता है। तो इस प्रकार ये समुद्घात के बताए 7 समय। और उसके बाद योग निरोध क्रिया करता है, उसका वर्णन करते हैं। है ना, यहाँ लिखा हुआ 338 पेज पर। कार्मन का योग वही बता ना, यहाँ लिखा हुआ है, कोष्टक है ना उधर, पहला हाँ वहाँ देखो। बादर मन वचि उस्सास काय जोगम तु सहुमज चौकम रुंबदिकम सो बादर सुमेनय काय जोगेन। और अब औदारिक का योग में स्थित है, तो वहाँ पर उस बादर का योग के द्वारा, मतलब बादर का योग रूप उसका अवलंबन लेकर के बादर मन वची उस्सास काय जोगम तु, क्रम से पहले बादर मनोयोग का निरोध करेगा, फिर बादर वचन योग का, फिर बादर उच्छ्वास का, फिर बादर काय योग का निरोध करके फिर क्रम से उसको क्या करता है, बादर काय योग को नष्ट करता है। फिर सुहुमज चौकम, पुनः सूक्ष्म काय योग का अवलंबन लेकर के सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म काय योग और पहला सूक्ष्म उच्छ्वास, फिर काय योग को लास्ट में करेगा। रुंबदी मतलब रोकता है, नष्ट करता है। कमसो बादर सुमेनय कायोगेन, बादर सुमेन कायोगेन पहले लेना कि बादर कायोग के द्वारा बादर मन वचन उच्छ्वास को रोकता है और कायोग को, फिर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग वचन योग का उच्छ्वास और फिर कायोग को रोकता है। इस प्रकार क्रम से उसके रोकने की क्रिया होती है। अब रोकना मतलब क्या, वो सब बताएंगे। नहीं कायोग संकुचित नहीं, उसमें जो आत्म प्रदेशों में उन मन वचन काय के निमित्त से जो परिस्पंदन होता है आत्म प्रदेशों का, उसको रोकता है। और वहाँ पर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो अंतिम समय तक चलेगा, लेकिन उन प्रदेशों में जो बादर मन रूप होने की शक्ति है उसको नष्ट करता है, शक्ति को नष्ट करता है। अभी है ही नहीं तो उसको क्या रोकेगा। जब वो मनोवर्गना के अवलंबन से मनोयोग होता है तो उसको मनोयोग कहेंगे। अभी है नहीं केवली का, क्या काय योग चल रहा है, तो बादर मनोयोग रूप होने की जो आत्म प्रदेशों में शक्ति है उस शक्ति को रोकता है, मतलब शक्ति को नष्ट करता है। मतलब वो शक्ति नहीं होगी बादर मनोयोग रूप होने की आत्म प्रदेशों में। इस प्रकार क्रम से करेगा। बादर मनोयोग वचन योग कायोग के मतलब दो भेद के हैं प्रत्येक के, बादर और सूक्ष्म। तो पहले बादर योग होता है,
और इसके अनंतर सूक्ष्म योग से परिणमन करके योग का निरोध करते। वो आगे और सब प्रक्रिया बताने वाले हैं। मतलब जैसे अपन ने किया था ना, पहले अनुभाग अपरस्पर्धक रूप किया, फिर पुनः उसका अनुभाग कृश करके उसको बाधक कृष्टि रूप किया, फिर पुनः उसको कृश करके सूक्ष्म कृष्टि रूप किया, उसके अनुभाग शक्ति कम की ना उन परमाणुओं की। ऐसे आत्म प्रदेशों में जो ये योग की शक्ति है उस शक्ति को नष्ट करता है, उसको अपरस्पर्धक रूप करेगा, अभी आएगा यहाँ पर आगे बताएंगे। फिर वह बादर कृष मतलब क्रूश करके फिर सूक्ष्म रूप करेगा, ऐसे मतलब उसका जो अभी उसका अर्थ बताएंगे यहाँ आगे ही 630 नंबर की गाथा में आ रहा है। केवली भगवान बादर का योग में प्रवृत्त बादर मनोयोग को नष्ट करके सूक्ष्म रूप करते, बाद में बादर वचन योग को नष्ट करके सूक्ष्म रूप करते, मतलब बादर से सूक्ष्म रूप करेंगे, बादर उच्छ्वास को नष्ट करके सूक्ष्म रूप करते, फिर पश्चात बादर कायोग को नष्ट करके उसको भी सूक्ष्म रूप करते हैं। इस प्रकार जो इनकी बादर रूप शक्ति होती है वह घात करके सूक्ष्म रूप करी, उसमें जो शक्ति है आत्म प्रदेशों में। इसके अनंतर केवली भगवान सूक्ष्म कायोग रूप से प्रवर्तित होकर प्रथम सूक्ष्म मनोयोग को, सूक्ष्म वचन योग को, सूक्ष्म उच्छ्वास को और अंत में सूक्ष्म कायोग को नष्ट करते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान होता है। यहाँ पर प्रश्न किया उन्होंने, विद्यमान वस्तु का नाश होता है, यहाँ कायोग छोड़कर अन्य योग नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में एक समय में एक योग कहाँ है, जब अन्य योग है ही नहीं तो उसका नाश कैसे करते हैं। तो वही कहा है, वर्तमान व्यक्त रूप कायोग ही होता है, परंतु मन व वचन वर्गणाओं में मनोयोग और वचन योग उत्पन्न करने की शक्ति वहाँ होती है, उसे नष्ट करते उस शक्ति को, मतलब होगा नहीं वह, ऐसी योग्यता आ जाती है उस आत्म प्रदेशों में। पहले तो उनकी बादर योग उत्पन्न करने की शक्ति दूर करके सूक्ष्म कृष्टि योग उत्पन्न करने की शक्ति रूप उनको करते हैं, फिर बाद में उस शक्ति को भी नष्ट करके योग उत्पन्न करने की शक्ति से अब योग उत्पन्न ही नहीं होगा। आत्म प्रदेशों का हलन चलन 14 गुण स्थान है ही नहीं, में है ही नहीं है, सूक्ष्म होते होते वो नष्ट हो जाएगा। आगे पूर्व में बादर योग था, उसे सूक्ष्म रूप परिणाम आने पर वे कैसे हुए वह इस गाथा में कहते हैं। सन्निवि सुहमणि पुण्य जहन्न मन वयन काय जो गादो गुणदि असंख्य गुणोणम सुहमणि पुण्य वरदो वि उत्सासम। सबसे जघन्य मनोयोग किसको होगा? सौदनी, क्योंकि मनोयोग सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त को ही होता है। वचन योग किसको कहाँ से प्रारंभ होता है? द्विंद्रिय से, तो सबसे जघन्य किसको होगा? वचन योग द्विंद्रिय को होगा। और सबसे काय योग जघन्य किसको होता है? जघन्य वाले सबसे कम, एक केंद्र में भी सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त का अपन ने देखा था, सबसे अंतिम भाव में वहाँ पर 3 मोड़ा लेता है तो वहाँ पर तीसरे मोड़े में उसको जघन्य योग होता है। तो इस प्रकार सन्नि वि सुहमनि मतलब सौदनी, वि मतलब द्विंद्रिय, सुहमनि मतलब निगोद, सुहमनि गोद, इनके पुण्य मतलब पर्याप्त अवस्था में, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद का तो अपर्याप्त लेना और द्विंद्रिय और सौदनी वो पर्याप्त लेना, क्योंकि वहाँ पर मनोयोग और वचन योग जो होते हैं पर्याप्त होने पर ही होते हैं। जहन्न मनवयन काय जोगा, उनका जो जगन्य मनोयोग है या द्विंद्रिय का जगन्य वचन योग है या सूक्ष्म निगोद का जो जगन्य काय योग है उससे असंख्य गुण ऊणम कुणदी, असंख्यात गुना ऊन करता है। जैसे अपन अपूर्व स्पर्धक में देखते हैं ना, पूर्व स्पर्धक की सबसे जो जगन्य वर्गना उससे भी अनंत गुणाहीन शक्तियुक्त किया तो उसको अपूर्व स्पर्धक कहा। संसार अवस्था में इस प्रकार कभी भी शक्ति कर्म की कम नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा की जो शक्ति है, सबसे जो जगन्य शक्ति है उससे भी कुछ आत्मा के प्रदेशों में शक्ति कम हो जाती है, सबकी एक साथ नहीं होती है। जिस प्रकार अपूर्व स्पर्धक क्रम क्रम से होते उसी प्रकार यहाँ पर भी सूक्ष्म असंख्यात गुना ऊन करता है। सुहमनि पुण्य वरदोवि उत्सासम, और सूक्ष्म निगोद के जगन्य उच्छ्वास, उससे भी उच्छ्वास की शक्ति जो है, सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक में, उच्छ्वास भी पर्याप्तक में ही होता है, अपर्याप्तक में उच्छ्वास नहीं होता है।
तो काय योग तो लेते समय इन्होंने भी पर्याप्त ही लिया, लेकिन सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, ऊपर काय योग भी पर्याप्त में लिया है। असंख्यात गुणित हीन मन वचन काय योग करता है, और सूक्ष्म निगोद पर्याप्त के जगन उच्छ्वास से भी असंख्यात गुणाहीन उच्छ्वास करता है। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक नहीं लिया है इन्होंने, पर्याप्तक ही लिया तीनों भी। हाँ, पर्याप्तक के जगन काय योग से किया है। सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक के जगन काय योग से असंख्यात गुना केवलियों का बादर काय योग होता था, वह कम करके उससे भी असंख्यात गुणाहीन सूक्ष्म काय योग रूप करते हैं। सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक के जगन उच्छ्वास से असंख्यात गुना बादर उच्छ्वास होता था। तो 4 का निरोध है ना, बादर मनोयोग, वचन योग और बादर काय योग और उच्छ्वास, इन चारों का निरोध करता है। मतलब उसको असंख्यात गुणाहीन उसके सूक्ष्म करता है उसको। उच्छ्वास लेना है इसलिए पर्याप्त लिया होगा। हाँ, उच्छ्वास तो पर्याप्त लेंगे, लेकिन काय योग में भी पर्याप्त ही लिया उन्होंने। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का भी योग है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त योग से लेना है, इसलिए पर्याप्त लिया है। अब योग निरोध के काल का प्रमाण कहते, कितने काल के द्वारा उसको रोकता है, वो काल का वर्णन करते हैं। एक निठंबण कालो अंतो मुहूर्त में ताहू सुमम देहनि माणम हियमानि करणानि। एक निठंबण कालो, उसको रोकने का काल, योगों को रोकने का काल। अंतो मुहूर्त में, तो अंतर्मुहूर्त मात्र है, मतलब पहले बादर मनोयोग को रोकने का काल अंतर्मुहूर्त, फिर बादर मनोयोग को रोकने, वचन योग को रोकने का काल अंतर्मुहूर्त, फिर बादर काय योग को रोकने का अंतर्मुहूर्त, और बादर उच्छ्वास को रोकने का काल अंतर्मुहूर्त है। और सुहुमम देह निमाण मानम हियमानि करणानि, सूक्ष्म काय योग में रहकर आनम करना है, वह देह निमानम, आन मतलब उच्छ्वास, हियमानि करणानि मतलब हियमान करता है, नष्ट करता है उसको, मतलब सूक्ष्म रूप पहले परिणमित करता है, बादर से उसको सूक्ष्म रूप करता है, मतलब उसकी शक्ति जो है बहुत क्षीण करता है। अब यहाँ पर ये आगे बता रहे हैं कि क्या होता है। उनकी इच्छा बिना अबुद्धि पूर्वक कार्य होते हैं। कोई केवल भगवान ऐसी इच्छा नहीं करते कि मुझे अब योग निरोध करना है और उसको बादर से सूक्ष्म करना है, ऐसा कुछ विकल्प करके इच्छा पूर्वक कार्य नहीं होता है, सब अबुद्धि पूर्वक कार्य अपने आप होता है। जब आयु कर्म अंतर्मुहूर्त शेष रहती है तो अपने आप सब कार्य होने लगता है, उसकी योग्यता ही है। सुहुमस्सय पड़मादो मुहूर्त अंतोत्ति कुणदिहु अपूवे पूवग फड्डग हेट्ठा हेडिस असंख भाग। सुहुमस्सय पड़मादो मुहूर्त अंतो, सूक्ष्म कायोग के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक क्या करता है, अपूवे पूवग फड्डग हेट्टा, अपूर्व स्पर्धकों को करता है। कहाँ पर करता है, पूर्व स्पर्धकों के नीचे। पहले जो पूर्व स्पर्धक है वहाँ पर भी सब है ना, आत्मा के प्रदेशों में पूरा कर्म का गणित पूरा आत्मा प्रदेशों पर लगाना। कर्म के प्रदेश होते हैं, फिर एक एक प्रदेश में जो सबसे जगन्य शक्ति है उसका भी क्रम थोड़ा संक्षेप में बताया है, अपन भी देखेंगे उसको। तो उन वर्ग, उस प्रदेशों को ही वर्ग कहा है वहाँ पर, आत्मा के प्रदेशों को, और उन प्रदेशों के समूह को ही वर्गना कहा, और वर्गना के समूह को स्पर्धक कहा, और स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहा, और गुणहानि के समूह को नाना गुणानि कहा। ये सब यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों में लगाना। इसमें रॉ मटेरियल कौन है, सर्वद्रव्य कौन है, आत्मा के प्रदेश। वहाँ जैसे सर्वद्रव्य कर्म परमाणु रहते हैं, ऐसे यहाँ पर आत्मा के जो लोकाकाश प्रमाण एक जीव के जो प्रदेश है वो लेना है, और उसमें किन प्रदेशों में कितनी शक्ति होती है, इसके अनुसार वहाँ पर योग होता है। तो जो पहले सूक्ष्म कायोग में क्या करता है कि अंतर्मुहूर्त काल तक जो पूर्व स्पर्धक है, मतलब उसकी जो योग की शक्ति है सबसे जगन्य शक्ति,
उससे भी नीचे सेडिस असंख्य भाग में दो, जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र अपूर्व स्पर्धकों को करता है। वो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग मतलब एक जो गुणहानि स्पर्धक शलाका है उसका असंख्यातवा भाग, इतने स्पर्धकों की रचना वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धककरण समझने के लिए पहले जो पूर्व स्पर्धक है उसकी किस प्रकार रचना है उसको यहाँ संक्षेप में बताया, क्योंकि सबको कर्मकांड किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा और याद भी रहता है नहीं रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा दिया है। ऐसे मतलब अपना सर की टीका में ही है, तो उसमें से यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले कर्मकांड में वहाँ प्रदेश बंध का प्रकरण आता है, वहाँ पर पूरा योग का दिया है ना, किस प्रकार शक्ति होती है। तो यहाँ एक आत्मा के प्रदेश में एक समय में जो एक योग होता है उस योग की शक्ति मतलब आत्मा प्रदेशों का जो परिस्पंदन है या हलन चलन है उसके निमित्त से योग होता है। तो उसमें सब में एक समान परिस्पंदन नहीं होता है, सब में एक समान योग नहीं होता है योग शक्ति। तो एक योग स्थान किसको कहते हैं? तो ये संपूर्ण आत्मा प्रदेशों की शक्ति को अपन जोड़ करते हैं तो वो एक योग स्थान हुआ। तो वहाँ पर भी पहले सबसे जगन्य शक्ति को युक्त मतलब आत्मा के प्रदेश जो है हर समय एक ही प्रदेश जगन्य शक्ति युक्त होंगे ऐसा नहीं, बदलते रहेंगे ना। जैसे अभी वो तो पढ़ा था थोड़ा धौला में, तो ऐसा ध्यान में आया कि मतलब जहाँ से अभी मैं बोल रही हूँ तो यहाँ के आत्मा के प्रदेशों में ज़्यादा परिस्पंदन हो रहा है, तो यहाँ योग शक्ति कम है, फिर उसके पास के प्रदेशों में थोड़ी कम, फिर उसके दूर के प्रदेशों में थोड़ी कम, ऐसा मतलब थोड़ा ध्यान में आया है कि कम ज़्यादा का इस प्रकार रहता है संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में। हाँ तेच लावायचं ते, हाँ वो लगाना है अभी। तो जिन आत्मा के अभी ये सब अपने शरीर में फैले हुए आत्मा के प्रदेश है, इन जिन प्रदेशों में सबसे कम शक्ति रहती है उसको पहले रखेंगे यहाँ पर। और सूक्ष्म निगोदियों का जीव का कितना वो, लेकिन वो आत्मा के प्रदेश असंख्यात है ही ना, तो वहाँ पर भी परिस्पंदन चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये पूरा एक योग स्थान होगा, लेकिन वहाँ पर शक्ति बहुत कम है ऐसे। और पंचेंद्रिय में शक्ति ज़्यादा, अपन ने वो योग स्थान देखे थे ना, सबसे कम शक्ति वाले निगोद का, फिर उसके बाद में तेज का है, वायु का है वगैरह सब क्रम से लिया था पूरा कैसे बढ़ता है उनके उनमें शक्ति। 84 योग स्थान देखे हैं, उत्पाद, एकांतानुरुद्धि और परिणाम योग स्थान, उसमें भी सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक वाला के कम रहता है, उससे वो बादर नहीं मतलब सूक्ष्म वाले का कम, पर्याप्त अपर्याप्त का कम, उससे पर्याप्त का ज़्यादा, ऐसे क्रम से वो सब 84 योग स्थान देखे हैं। वही योग स्थान मतलब योग स्थान का अर्थ ही एक समय में आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में जो योग की शक्ति है उन सबका जोड़ किया उसको एक योग स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर सब आत्मा के प्रदेशों में समान शक्ति नहीं है, तो कम शक्ति वाले पहले पर प्रदेश लिए, इसमें से जितने कम प्रदेश कम शक्ति सबसे कम शक्ति जिन आत्मा के प्रदेशों में है उस योग स्थान में उसको अपन रखेंगे। तो जैसे उनमें शक्ति अपन के ना 8 मानी, सब में शक्ति मानी हुई, ये है असंख्यात लोक प्रमाण। यह सब असंख्यात का गणित चलेगा, अनंत नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं और उसके जो वर्ग वर्गना स्पर्धक जो भी बनेंगे गुणहानि वगैरह सब असंख्यात ही बनेगी, उसमें अनंत है नहीं है। और शक्ति भी असंख्यात ही है, वहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण शक्ति है। अब एक शक्ति मतलब क्या लेंगे, तो सबसे जगन्य शक्ति युक्त एक आत्मा का प्रदेश, उसकी शक्ति को अपने फैलाया। एक आत्मा के प्रदेशों में जो शक्ति असंख्यात लोक प्रमाण उसको फैलाया इस प्रकार। अब उसमें इससे इस आत्मा के प्रदेशों से थोड़ी ही शक्ति जिसमें अधिक है, इससे थोड़ी वृद्धि जिसमें हुई है, ऐसा एक आत्मा का प्रदेश लेकर के इसके ऊपर फैलाओ, तो इसकी इतनी शक्ति ज़्यादा पाई गई। बहुत कम है, मैंने अब दिखाने के लिए इसे बड़ा निकाला है। तो थोड़ी शक्ति उससे उसमें अधिक है। तो यह जितनी अधिक है ना, ये वृद्धि जितनी हुई है,
इसको ही एक अविभाव प्रतिच्छेद कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों को कैसे खंडित करेंगे वहाँ, या उसको बुद्धि से कर सकते हैं कि वो जो शक्ति है उसको आधा 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 करते जाओ, या यहाँ पर जगन वृद्धि का यही प्रमाण बताया है अविभाव प्रतिच्छेद का। तो जितनी जगन वृद्धि हुई है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में थोड़ी अधिक शक्ति जो हुई है उस वृद्धि को ही यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा नाम दिया है। और फिर इस अविभाग प्रतिच्छेद इससे थोड़े अधिक है ना, इससे फिर इसको गिनोए नीचे के अविभाग प्रतिच्छेदों को, ये जो अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण हो गया। अब फिर 1 2 3 4 ऐसे जितने अविभाव प्रतिच्छेद यहाँ पर पाए जाएंगे वो उसकी जगन्य वर्गणा की शक्ति कही जाएगी ऐसे। तो कितने हुए, ये होंगे असंख्यात लोक प्रमाण। इस नाप से इस शक्ति को अपन गिनेंगे तो वो कितने होंगे, असंख्यात लोक प्रमाण अविभाव प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। और फिर इसमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद, दूसरे कुछ प्रदेश है उसमें एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक शक्ति है। तो इस शक्ति का है ना, योग की शक्ति, आत्मा प्रदेशों की जो हलन चलन करने की शक्ति वो अविभाव प्रतिच्छेद है। तो ये सबसे कम शक्ति वाले प्रदेश ज़्यादा होंगे। जैसे अपन मानते हैं 512 है समझो, इसमें परमाणु मतलब प्रदेश, यहाँ परमाणु न लेकर के आज जीव के प्रदेश, जीव के संपूर्ण प्रदेश 6300 है ऐसा मान करके गणित करो। कर्म का जैसे करते अनंत परमाणुओं को 6300 मानते हैं, ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को 6300 मानो। फिर वहाँ वो सब जैसे निकालते हैं 6300 में अन्योन्याभ्यस्त राशि का 1/2 तो अंतिम गुणाने का प्रमाण आता है। फिर उसके द्विचरम गुणहानि के 2 गुना, तो उसके गुणहानि प्रति दुगुना होता जाता है ना। जैसे अपन 6300 में एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि से भाग देते हैं, अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 आते ना, 63 से भाग देते तो कितना आता है, 100 आता है। मतलब अंतिम गुणहानि का प्रमाण आता है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण आता है। फिर उससे 5 की गुणहानि दोगुनी हो जाती है। फिर उस द्विचरम त्रिचरम दोगुनी करते हुए जितनी गुणहानियाँ है उतने एक कम करके उतना दोगुना करेंगे तो पहली गुणहानि आएगी। अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से इसको गुना करते हैं तो पहली गुणहानि आती है। ये सब द्रव्य निकालने का तरीका है। तो ये 32 हो गए, पहली गुणहानि का प्रमाण हुआ। तो इसमें जो है फिर चय निकालते हैं, 32 चय आया। तो फिर 32 को 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो 512 आता है। तो प्रधान विषय मतलब सब में जहाँ पर भी देखते हैं कम शक्ति वाले वहाँ परमाणु कम होते हैं, यहाँ पर जीव के प्रदेश कम होते, ज़्यादा होते, कम नहीं ज़्यादा होते। कम शक्ति वाले प्रदेश अधिक होंगे। फिर उससे अधिक शक्ति वाले प्रदेश एक से कम होंगे। शक्ति बढ़ गई उन प्रदेशों में लेकिन वो प्रदेशों की संख्या कम होगी। तो 32 अपना चय है तो 480, यहाँ पर इसमें सब में 8 शक्ति है ऐसा माना। और इन प्रदेशों में उसमें एक शक्ति बढ़ गई तो 9 है ऐसा मानो। फिर और ये प्रदेशों की संख्या कम होती जाएगी और शक्ति एक इससे एक अधिक शक्ति वाले प्रदेशों को स्थापन करेंगे। तो 10 शक्ति वाले, ये सब 10 माना हुआ, असंख्यात लोक ही लेंगे। इस असंख्यात लोक में एक ही बढ़ेगा, असंख्यात लोक अधिक 1, असंख्यात लोक अधिक 2, असंख्यात लोक अधिक 3, इस प्रकार एक वर्गणा होती जाएगी। ये एक वर्गणा हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। यहाँ पर अपने अर्थ संदृष्टि में 4 वर्गणाओं की अपन क्या मानते हैं, एक स्पर्धक मानते हैं। ये जीव के प्रदेशों में लगाना सब, ये 512 कौन जीव के प्रदेश, 480 कौन जीव के प्रदेश, 448 और 32 कम करो तो 416। इस प्रकार ये 4 वर्गना हुई। तो एक स्पर्धक हुआ। इस सब योग की शक्ति की अपेक्षा से कर रहे हैं। फिर जिन आत्मा के प्रदेशों में अब यहाँ से एक अधिक वाली शक्ति नहीं होगी। ये जो जगन्य वर्गणा में शक्ति थी इससे दुगुनी ही शक्ति वाले
कौन होंगे? जीव के प्रदेश होंगे। तो कौन सा क्या होगा? वह दूसरा स्पर्धक होगा। जैसे कर्म के स्पर्धक निकालते ना, ऐसे यहाँ पर भी निकालना सब पूरा, मतलब एक ही योग शक्ति का चल रहा है, एक ही योग स्थान का चल रहा है ये पूरा गणित। तो एक समय में असंख्यात प्रदेश हैं, सबकी मिला करके शक्ति उसमें स्पर्धकों में और वर्गना में बढ़ जाएंगे उस प्रदेश। तो इसी प्रकार अब दूसरा स्पर्धक जब होगा तो उसकी पहली वर्गना आएगी, तो इसमें एक चयहीन ही प्रदेश होंगे। इससे एक प्रदेश कम किए तो 300, एक चय कम किया तो 384, लेकिन इसमें शक्ति जो होगी इससे दोगुनी होगी। जो पहले वर्गना की, पहले स्पर्धक की पहली वर्गना की शक्ति है, उससे दोगुनी शक्ति को धारण करने वाले प्रदेश ही पाए जाएंगे। इसके बीच के शक्ति को धारण करने वाले कोई प्रदेश नहीं होंगे, क्योंकि जीव के प्रदेश है कितने? एक लोक प्रमाण है, और इसमें ये शक्ति कितनी है? असंख्यात लोक। फिर दोगुने होने तक सब प्रदेश लेंगे तो इधर ही प्रदेश खत्म हो जाएंगे बीच में ही, क्योंकि असंख्यात लोक का दुगुना करना है तो असंख्यात लोक प्रमाण ही वर्गना जानी पड़ेगी ना, तब दुगुना होगा। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ केवल जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। एक स्पर्धक में वर्गना कितनी होते हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। ये पहले सब आया हुआ है कर्मकांड में, यहाँ पर भी थोड़ा दिया होगा। हाँ, याद दिया है 343 पेज पर। एक वर्ग में अविभाग प्रतिचित कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक वर्गना में वर्गों का प्रमाण कितना होता है? 512 अपन ने माना हुआ है। वास्तविक गणित में कितना होगा? असंख्यात जगत प्रतर, क्योंकि लोक प्रमाण जीव के प्रदेश है, ये लोक प्रमाण जीव के प्रदेश है ना। अब इसमें ही बंटवारा करना है, तो इसमें कितने आएंगे? पहली वर्गना में असंख्यात लोक प्रमाण। ये भी कैसे निकालना है, ये भी सब वहाँ पर आया हुआ है। उसको अपन 1.5 गुण हानि का भाग देते तो पहली वर्गना आती है, 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं ना, पहली वर्गना आती है। तो यहाँ पर गुण हानि का जो प्रमाण है वह तो जाओ नको, हाँ, एक 1.5 गुण हानि है ना, वो गुण हानि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग होती है, और 1.5 गुण हानि किया उसको, तो यहाँ पर ये एक जगत प्रतर एक जाएगा और ये असंख्यात ऊपर आएगा। ये 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? ये जगह वर्गना का प्रमाण हुआ, क्योंकि संपूर्ण द्रव्य को 1.5 गुण हानि से भाग देते हैं तो पहली वर्गना आती है। ये सब गणित अभी करना नहीं, अपने को एक खाली भाव समझना है, क्योंकि पूरा गणित वहाँ पर डिटेल्स किया हुआ है कर्मकांड में। जिनको पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब एक वर्गना में कितने प्रदेश होते हैं ये बताने के लिए दिखाया आपको। असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण होते हैं। ऐसा लगता है ना लोक प्रमाण ही है, इसमें असंख्यात जगत प्रतर होंगे तो सब में कैसे आएंगे? तो सब में असंख्यात लोक प्रमाण जगत प्रतर प्रमाण ही प्रदेश आएंगे, क्योंकि एक लोक मतलब जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी है। हाँ, तो जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर है, और अभी एक गुणकार है ना असंख्यात का, जगत श्रेणी प्रमाण, तो ये भी बड़े असंख्यात संख्या है। तो इसमें से ये दोनों का गुणकार किया तो जगत प्रतर हुआ, फिर ये जगत श्रेणी है वो असंख्यात प्रमाण है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा असंख्यात सब में ले लो तो बढ़ जाएंगे ना पूरे लोक प्रमाण प्रदेश ऐसे। हाँ, असंख्यात जगत प्रतर है ये। असंख्यात संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है ये, असंख्यात संख्या जो है वो, क्योंकि जगत श्रेणी पूर्ण संपूर्ण वर्गना में फैलेगी ना, इसलिए वो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग आएगा वहाँ पर। तो कहने का भाव क्या है? फक्त यहाँ भाव अपने को समझना है कि आत्मा के जिन प्रदेशों में सबसे कम योग शक्ति रहती है उसको पहली वर्गना यहाँ लिखा, और उसमें एक एक प्रदेशों में असंख्यात लोक प्रमाण शक्ति है, और ये प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। और एक वर्गना में, एक स्पर्धक में वर्गना अपन ने 4 मानी, लेकिन वो वास्तविक गणित में कितनी है? जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। और फिर स्पर्धक दूसरा स्पर्धक होगा
फिर तीसरा स्पर्धक होगा, वो इससे तिगुना होगा, और उसमें दूसरे दूसरे वर्गना में एक एक ही आदि का अविभाव प्रतिच्छेद होंगे। फिर वो दूसरा स्पर्धक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तिगुनी शक्ति वाला तीसरा स्पर्धक होगा, उसमें एक एक अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ते हुए पाए जाएंगे। ये सब आत्मा के प्रदेश पाए जाएंगे, उन शक्ति को धारण करने वाले। ये जगन शक्ति को, फिर उससे दुगुनी शक्ति को, फिर तिगुनी शक्ति को, उससे 4 गुनी शक्ति को, 5 गुनी शक्ति को, इस प्रकार असंख्यात स्पर्धक होंगे, तब एक गुणानी होगी। जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्धकों की एक गुणानी होती है। फिर ये सब एक ही समय में चल रहा है, पूरा एक ही समय में जो योग होता है उसमें इस प्रकार नाना प्रकार की योग शक्ति पाई जाती है। फिर प्रदेशों की संख्या तो घटती जाएगी आगे आगे। एक गुणहानि जब तक है वो तो समांचय से घटती जाएगी प्रदेशों की संख्या। फिर इससे आधी संख्या हो जाएगी जब इन प्रदेशों की, तब वो गुणहानि बदलेगी, दूसरी गुणहानि होगी। उसमें शक्ति जितने एक गुणहानि में स्पर्धक है उसमें एक अधिक करके गुना करो तो दूसरे गुणहानि के वहाँ पर जगनी वर्गणा की शक्ति आएगी। इस प्रकार जितने वह स्पर्धक है उस स्पर्धक की शक्ति निकालना है तो जितने वह स्पर्धक है उससे गुना करो तो उस स्पर्धक की शक्ति आती है। इस प्रकार पूरे टोटल ये पूरा गणित किया हुआ है कि पूरे स्पर्धक निकाले, अपने सब संतुष्टि की थी पूरी। अभी भी किसी को देखना है तो कर्मकांड में है, वहाँ पर 210 गाथा के बाद आता है, 219 वगैरह गाथा के बस योग का चालू हो जाता है। 200 यहाँ पर दिया होगा, 219 के बाद है जो चालू हुआ है, नहीं दिया गाथा नंबर। वही पर है 260 गाथा तक, उसके बीच में सब योग का गणित है 220 से लेकर। अब यहाँ पर अपने को क्या समझना है कि ये जो शक्ति बताई, ये सब स्पर्धक बताई, और ना गुणहानियाँ भी कितनी है, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। एक स्पर्धक में वर्गणा जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग, एक गुणहानि में स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग, और गुणहानियाँ कितनी होगी, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण नहीं होगी गुणहानियाँ, पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, और ये सब मिला करके एक योग स्थान होता है। और सब जो योग स्थान है ये सबसे जगन्य शक्ति है यहाँ पर, ये इस वर्गणा में। अब यहाँ पर जो अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है तब इससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति युक्त इस प्रकार स्पर्धकों की रचना होती है। मतलब आत्मा के प्रदेशों में शक्ति ऐसी कभी भी कम नहीं हुई थी पहले योग की, अब वह शक्ति इतनी कम होती है। तो कितनी करता है, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त के विग्रह गति में प्रथम समयवर्ती जीव के जगन योग स्थान होता है। ये तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा है। उसके प्रदेशों में योग शक्ति की हीनाधिकता पूर्व के समान जानना, ये सब बताइए। वैसे सभी के जीवों के होंगे, किसी का जगन योग होगा, किसी का मध्यम होगा, किसी का उत्कृष्ट होगा, लेकिन एक समय में इस प्रकार नाना प्रकार की शक्ति उन आत्मा प्रदेशों में पाई जा करके सब मिला करके एक योग स्थान होगा। तो अब यहाँ एक योग स्थान में जो अविभाव प्रतिच्छेद सब मिला करके जोड़ेंगे अपन, पूरे वर्गणा के और स्पर्धक के, ये सब जोड़ किया हुआ है। वो जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग गुणिले जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग गुणिले स्पर्धक शलाका का वर्ग, ऐसा आया था ना वहाँ। सबसे जगन योग में शक्ति कितनी है, और 9 स्पर्धक शलाका ऐसा कुछ आया है। मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणिले जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है स्पर्धक उसमें। अब उसके भी जो जगन्य ये है योग स्थान है उसमें, फिर उसके आगे का जो योग स्थान होगा दूसरा, ये पहला योग स्थान, फिर दूसरे योग स्थान में यहाँ पर 2 गुना है, क्या है वो मुझे याद नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। फिर दूसरा योग स्थान है, उसमें शक्ति ये सब कुल जोड़ने के बाद आई हुई शक्ति है। पूरे स्पर्धकों की, पूरे वर्गणाओं की, पूरे स्पर्धकों का जोड़ करेंगे तो इतने जगन्य स्पर्धक प्रमाण योग शक्ति आती है। ये जगन्य स्पर्धक की जितनी शक्ति होती है ना, इतने सब पूर्ण योग स्थान को नापा तो कितने होते, जगन्य स्पर्धक कितने होते हैं। अब इसमें थोड़ा मुझे डाउट है क्या है वो याद नहीं है पूरा।
ये दो है, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुणा जगत श्रेणी का असंख्यात, इतने जगन्य स्पर्धक जगन्य योग स्थान की शक्ति है। फिर उससे आगे थोड़ा योग अधिक होता है तो उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, तो सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य स्पर्धक उसमें बढ़ते हैं। तो इसमें इतने हैं तो उसमें कितने ऐड होंगे, पुनः सूच्यंगुल का असंख्यात्वे भाग प्रमाण, इतने अविभाव प्रतिच्छेद नहीं बढ़ेंगे, इतने जगन्य स्पर्धक की जो शक्ति है उसको नाप ले करके उतने जगन्य स्पर्धक प्रमाण शक्ति बढ़ेगी। मतलब एक जगन्य स्पर्धक नहीं बढ़ेगा, सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य स्पर्धक की जो शक्ति है उतनी एक साथ दूसरे योग स्थान में बढ़ेगी। मतलब 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक नहीं होंगी वहां पर शक्ति, सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण शक्ती बढ़ेगी। आता आपल्याला हमें कोई ना कोई योग होता ही है ना, वो बीच का मध्यम योग होता है। अपना तो अभी जो योग है वो परिणाम योग स्थान है और वो 74 से लेकर के 84 है, उसके बीच का है, बीच में है। ये पहले सब योग स्थान तो जन्म के समय और अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, एकांत वृद्धि योग स्थान, और परिणाम योग स्थान पूरे जीवन भर होता है। तो उसकी शक्ति बहुत बीच की है, मतलब वो योग स्थान, और वो हर समय बदलता रहता है, एक ही योग स्थान नहीं रहता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम, कभी मध्यम, ऐसे होता रहता है। लेकिन वो सबका फिक्स है कि एक इंद्र की इतनी योग शक्ति होगी, द्विंद्र की इतनी होगी, त्रिंद्र के इतने योग स्थान होंगे, चौदह पंचेंद्र के इतने होंगे, ये सब पूरा योग स्थान में बताया है। तो इस प्रकार दूसरे में बढ़ेंगे, फिर तीसरे योग स्थान में भी पुनः सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ेंगे। इस प्रकार हर योग स्थान में सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण इतने जगन्य स्पर्धकों के अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, उसमें मिलाएंगे तो उतने बढ़ते हैं, एक एक स्थान के इतने बढ़ते जाते हैं। ऐसे जगत श्रेणी के योग स्थान कुल कितने, फिर एक योग स्थान का प्रकार हुआ, फिर इससे अधिक शक्ति वाला दूसरा, अधिक शक्ति वाला तीसरा, ऐसे योग स्थान कितने हैं, तो वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अपन वहाँ भाव परिवर्तन में देखते हैं ना, बदलते हैं स्थान, स्थिति के भेद, स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, योग स्थान, फिर योग स्थान कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, उसका सबका परिवर्तन करके फिर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान बदलते हैं, फिर स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान बदलते हैं, ऐसे अक्ष बदलते ना वो, ऐसे यहाँ पर वो योग स्थान कितने हैं कुल, तो जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। और सबसे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होता है, किसको होता है, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव को होता है। कभी भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, समय दृष्टि को हो सकता है, 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में कहीं पर भी वो उत्कृष्ट योग हो सकता है। तो इस प्रकार के योग स्थानों में से अब यहाँ पर संज्ञी पर्याप्तक जीव का सबसे जो होने वाला जगन्य योग स्थान है बादर का योग रूप, उससे प्रवर्तित पहले थे, अब बादर का योग को नष्ट करके सूक्ष्म निगोद के जगन्य स्थान से असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म कायोग रूप प्रवर्तित होते हैं। अब मतलब वो पंचेंद्रिय की शक्ति, योग केवलियों की शक्ति, अब वहाँ सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का जो योग जगन्य योग स्थान है उससे भी असंख्यात गुणाहीन शक्ति रूप परिणमित होते हैं, उसी को सूक्ष्म कायोग कहा। ये सबसे जगन्य वर्गना है ना, इससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति है वो अपूर्व स्पर्धकों की होती है। अब उस पूर्व स्पर्धक रूप सूक्ष्म कायोग की शक्ति को अपूर्व स्पर्धक रूप से परिणमाते हैं। इसके पूर्व कभी भी ऐसी क्रिया नहीं हुई, इसलिए इसका अपूर्व स्पर्धक यह सार्थक नाम है। बादर का योग में, हाँ, जब बादर का योग करता है वो, हाँ, तो एक इंद्रिय जो सूक्ष्म निगोदिया है उसके समान तक कर लेते होंगे क्या? नहीं, अभी तो सूक्ष्म करने के बाद बादर का योग है। हाँ। लेकिन अब वहाँ पर शक्ति जो अपूर्व स्पर्धक जो बनाए सबके एक साथ नहीं बनाएगा, पहले समय में कुछ अपूर्व स्पर्धकों की रचना होगी, वो अपूर्व स्पर्धकों की रचना मतलब सबसे जो जगन्य सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक का जगन्य योग स्थान है उससे भी असंख्यात गुणाहीन ऐसे शक्तियुक्त कुछ स्पर्धक बनेंगे, पूरा योग स्थान के स्पर्धक अपूर्व नहीं होंगे। हाँ, तो एक योग स्थान के कुछ वहाँ के आत्मा के प्रदेशों में इस प्रकार इससे भी हीन शक्ति की वहाँ पर, तो उसको सूक्ष्म कायोग कहा, उसको ये अपूर्व स्पर्धक कह रहे हैं यहाँ पर। ये सबसे नीचे वालों को करेगा या ऊपर वालों को भी कर सकता है? सब प्रदेशों में से लेकर के
अपूर्वस्पर्धक करता है। वो सब गणित जैसा कर्म का है ना, वैसे पूरे प्रदेशों का भी है। तो कितने अभी बता रहे आगे, अपूर्वस्पर्धकों में जीव प्रदेश और अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण कितना है। पूर्व स्पर्धकाचं जे काय मुक्त करण्यासाठी ते अपूर्व स्पर्धका रूपाने परिणाम करतो। हाँ, तो कितने अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है, तो एक गुणहानि में जितने स्पर्धकों का प्रमाण है, एक गुणहानि में जितने स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक है, उसको अब असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार से भाग दो, तो जितना आता है उतने अपूर्व स्पर्धकों की नीचे रचना होती है। मतलब एक स्पर्धक शलाका का भी असंख्यात्वा भाग, मतलब असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार का भाग दिया उसको। एक गुणहानि के स्पर्धक की संतुष्टि 9 है और इसको अपकर्षण असंख्यात गुण अपकर्षण भागाहार से भाग दिया, तो इतने अपूर्व स्पर्धक बनते हैं और वो इससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति वाले होते हैं। वही प्रदेशों का प्रमाण और अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण कितना होता है वो बता रहे आगे। पुवादिवगणाणं जीवपदे सा विभाग पिंडादो पूर्व आदि वगणानम, पूर्व स्पर्धकों की जो आदि वर्गना है, ये आदि वर्गना, उसमें आदि वर्गना के अविभाव प्रतिच्छेदों के समूह से जीव प्रदेश विभाग पिंडादो, वहाँ के जो जितने जीव प्रदेश हैं उस जीव प्रदेशों के समूह से, पूर्व स्पर्धकों के जीव प्रदेशों के समूह से और आदि वर्गना के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उनसे अपूर्व पड़मम्मी, अपूर्व स्पर्धक के प्रथम समय में करने के प्रथम समय में ताण दुगम असंख्यम भागम होती, शक्ति भी उससे असंख्यात विभाग है, अविभाग प्रतिच्छेद इसमें जितने हैं ये 8 जैसे पैमाने, इससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति होगी और जो जीव के प्रदेश होंगे वो भी असंख्यात विभाग होंगे। इस पहली वर्गना में जितने हैं उससे भी असंख्यात विभाग प्रमाण जीव प्रदेशों को वहाँ पर असंख्यात गुणहीन रूप से परिणमित करता है, क्योंकि जीव प्रदेश तो अपकर्षण भागाहार का भाग दे करके लेंगे ना, उतने जीव प्रदेशों में से शक्ति कम होगी, अपकृष्ट द्रव्य जैसे अपन कहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी पूरे आत्मा के प्रदेशों को अपकर्षण भागाहार से भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण आएंगे, उतनों को ही अपूर्व स्पर्धक रूप करेगा, उसमें से भी कुछ को करेगा। विशेषार्थ में बताएं, पूर्व स्पर्धकों के सर्व प्रदेश कितने, साधिक 1.5 गुणाणी गुणित प्रथम वर्गना मात्र। पहले अपन ने देखा था सर्व प्रदेशों को 1.5 गुणाणी से भाग दिया तो पहली वर्गना आई, अब पहली वर्गना को 1.5 गुणाणी से गुना करो तो सर्व द्रव्य आएगा। ये जो पहली वर्गना है 512, इसको साधिक 1.5 गुणाणी से गुना करते तो 63 आते हैं, 6300 में साधिक 1.5 गुणाणी का भाग देते तो 512 आते हैं। तो पूरा द्रव्य क्या हो गया वहाँ पर, जगन्य वर्गना गुणिले 1.5 गुणहानि, वो साधिक को गौण कर देते हैं, ये जगन्य वर्गना और इसको 1.5 गुणहानि से गुना किया तो संपूर्ण द्रव्य मतलब सर्व आत्मा के प्रदेश आ गए। उन्हें अपकर्षण भागाहार मात्र असंख्यात का भाग देकर एक भाग मात्र प्रदेशों को अपूर्व स्पर्धक रूप करता है, वो मतलब अपकर्षण भागाहार। इसमें से कुछ मतलब इस अपकर्षण भागाहार पल्ले का असंख्यात्व भाग है, उसको भाग देंगे तो जो जीव के प्रदेश आएंगे उतने प्रदेशों की शक्ति कम होगी। पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना के वर्गों में जितने अविभाव प्रतिच्छेद होते हैं उसे पल्ले के असंख्यात भाग मात्र असंख्यात का भाग देकर जो एक भाग आता है उतने अपूर्व स्पर्धक की अंतवर्गना के वर्गों में अविभाव प्रतिच्छेद होते हैं। इससे यहाँ पर जो है वो कितने हैं अविभाव प्रतिच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण है। अब इस असंख्यात लोक को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दो, सबसे जगन्य शक्ति है उसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया तो वो जो प्रमाण आएगा उतना ही अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना का आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अपूर्व स्पर्धकों की रचना होगी, इतने अपूर्व स्पर्धक
तो ये सबसे लास्ट की वर्गणा होगी, उसकी शक्ति इससे असंख्यात गुणीहीन होगी। असंख्यात विभाग कहो या असंख्यात गुणीहीन कहो। फिर उससे नीचे की जो है नीचे के स्पर्धा वर्गणा में शक्ति असंख्यात गुणीहीन होगी। इस प्रकार इसके नीचे, नहीं तो गलत हो गया, एक एक कम होगी। स्पर्धक है ना, तो एक एक प्रत्येक में असंख्यात गुणीहीन नहीं होती है, वो कम होगी यहाँ। लेकिन इस जगन्य वर्गणा से अपूर्व स्पर्धक की उत्कृष्ट वर्गणा आएगी, उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होगी, लेकिन इससे असंख्यात गुणहीन होगी। फिर एक एक कम करेंगे, फिर वो उसका आगे नीचे के स्पर्धक की जितने वह स्पर्धक है उतने वह भाग कम करेंगे। 10वां स्पर्धक है तो 10वां भागहीन, 9वां है तो 9वां भागहीन, 8वां है तो 8वां भागहीन। इधर से जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना ऐसा करते हैं ना, उधर से उसका भाग बोलेंगे, उतने भी भाग शक्ति नीचे नीचे के स्पर्धकों में कम होती जाएगी। इस प्रकार एक एक अपने अपने स्पर्धक की वर्गणा में एक एक कम होती जाएगी। फिर दूसरा स्पर्धक आएगा तो उसमें उतने वह भाग कम हो जाएगा शक्ति। 10 स्पर्धक है तो 10वां भाग कम होगा, 9 है तो 9वां भाग कम होगा। ऐसा इस प्रकार प्रथम तक कम 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 शक्ति हो जाएगी। सबसे कम शक्ति अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा में होगी। अब यहाँ पर कितनी है वो स्पर्धक और कितनी उसकी शक्ति है, दोनों का एक ही है। ये जगन्य वर्गणा को वो माना ना शक्ति, उसको असंख्यात का भाग दिया, तो ये अंतिम की शक्ति आई अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा की। यहाँ इसके पूर्व स्पर्धक की कितनी है शक्ति? पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद की संदृष्टि, इसकी संदृष्टि क्या मानी? वो मानी। और सब स्पर्धकों का होकर के सबसे लास्ट आएगी तो उसमें कितनी शक्ति आएगी? कितनी होती है शक्ति? अभी बताए थे ना, जितने बार स्पर्धक है उतनी गुनी शक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वर्गणा आएगी पूर्व स्पर्धक की, तो जितनी गुणहानियाँ हुई और एक एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उससे गुणा करेंगे, मतलब एक गुणहानि के स्पर्धकों की संख्या, जैसे उसकी संदृष्टि क्या मानी है? 9 मानी है। और नाना गुणहानि, एक एक गुणहानि में जितने स्पर्धक हैं तो उतने गुणहानि से गुणा करेंगे, 9 ना, मतलब ये संपूर्ण स्पर्धकों की संख्या हुई। एक गुणहानि के स्पर्धक 9 और नाना गुणहानियाँ ना, तो उन दोनों को परस्पर गुणा करेंगे। जैसे अंक संदृष्टि से एक गुणहानि के स्पर्धक 2 और अपन गुणहानियाँ 6 मानी, तो कुल स्पर्धक कितने हुए? 12। तो पहले वर्गणा से लास्ट की जो स्पर्धक आएगा उस वर्गणा की शक्ति 12 गुनी हो जाएगी। एक गुणहानि स्पर्धक शलाका गुणिले नाना गुणहानि, इसको गुना करेंगे जगन्य वर्गणा को, तो लास्ट के स्पर्धक की पहली वर्गणा की शक्ति आएगी। तो इधर वो 9 ना, ये पहली वर्गणा की। अब सबसे लास्ट वर्गणा की निकालना है तो एक स्पर्धक की जितनी वर्गणा शलाका है उसमें एक कम करके उतना अधिक करो। तो आपने 4 माना है तो 3 अधिक किया, तो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा हुई। पूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा और पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा। अंतिम मतलब सबसे नाना गुणहानि की अपेक्षा सबसे लास्ट गुणहानि की लास्ट स्पर्धक की लास्ट वर्गणा, उत्कृष्ट वर्गणा। इसको 9 ना से गुना किया तो अंतिम स्पर्धक की आ गए, पहली वर्गणा आई। और उसमें 4 वर्गणा अपने संदृष्टि माने तो 3 और जोड़ दी तो लास्ट की आ गई। एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ते हैं ना, तो लास्ट की आई। और अपूर्व स्पर्धक की ये जो पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गणा है, इसका भी असंख्यात में भाग शक्ति है। यह असंख्यात लोक है, उसको असंख्यात का भाग दिया है। और इसके अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा की शक्ति कितनी आएगी? अब कितनी आएगी? स्पर्धक शलाका को भाग दो, या स्पर्धक शलाका को गुना करते हैं। अब यहाँ से यहाँ निकालना है तो स्पर्धक शलाका जितनी हुई है उससे भाग दो तो ये आएगा ना। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक कितने होते हैं अभी बताया था। ये तो जगन्य अपूर्व स्पर्धक की उत्कृष्ट वर्गणा है, सबसे लास्ट स्पर्धक की। और इसको 9
यहाँ पर जगह नहीं है, इधर एक स्पर्धक शलाका भागिले असंख्यात गुना अपकर्षण भागार, इतने अपूर्व स्पर्धक होते हैं तो उससे भाग दिया तो अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना की शक्ति आई। इसको इतने से गुना करेंगे तो ये शक्ति आएगी 9 ओ असंख्यात, गुना करेंगे ना इसको, तो ये शक्ति आ जाएगी, ये अपवर्तन हो जाएगा और ये वो भागिले असंख्यात आएगी ना। नीचे से ऊपर निकालना है तो जितने वह स्पर्धक है उससे गुना करो, और ऊपर से अपने को नीचे के स्पर्धकों का निकालना है तो जितने वह स्पर्धक है उससे भाग दो। तो इतने वह स्पर्धक है, ये एक गुणहानि स्पर्धक शलाका का असंख्यात्व भाग। तो यह पूर्व स्पर्धक के जगने वर्गणा की शक्ति आई। या पूर्व स्पर्धक की उत्कृष्ट वर्गणा या पूर्व स्पर्धक की जगने वर्गणा है। मतलब यहाँ पर पहले जो पूर्व संसार अवस्था में जो जगने शक्ति थी उससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति इसमें है, और इससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति पहले वर्गणा में है, क्योंकि असंख्यात हुए ना स्पर्धक, तो यहाँ असंख्यात गुणहीन हुई ना शक्ति। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धकों की रचना पहले समय में होती है। वहाँ पर सूक्ष्म कायोग जब करता है उसके पहले समय में होती है। अब आगे भी अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है वो बता रहे हैं। मतलब आत्मा के प्रदेशों में शक्ति पूर्व से कम कम होती जाती है। ओ कड्डदि पड़ी समयम जीव पदे से असंख गुणियक में गुणदि अपूव पड्डयम तगुणहीन कमेनेम। पड़ी समयम जीव पदे से असंख्य गुणियक में ओ कड्डदी, प्रत्येक समय में पहले समय में जितने आत्मा के प्रदेशों की शक्ति कम की उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणित जीव प्रदेशों को अपकर्षण करके लेगा। जैसे अपन कर्म परमाणु असंख्यात गुणे लेते हैं ना निर्जरा के लिए, ऐसे यहाँ पर भी जो अपूर्व स्पर्धक रूप करने के लिए पहले जो समय में लिए थे उससे भी असंख्यात गुणे जीव प्रदेशों को लेकर के उससे अपूर्व स्पर्धक की रचना होती है। तो यहाँ इसके नीचे मतलब इससे भी हीन शक्ति वाले हो जाएंगे, और पूर्व में भी देगा और उसमें भी देगा। पहले अपूर्व स्पर्धक में जैसे द्रव्य देता है ना पहले समय में किए हुए, और दूसरे नए नीचे स्पर्धक और करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हाँ त्या प्रदेशाचे ते आत्माचे प्रदेश आहे त्याचे शक्ती का कमी करते, ते मन वचन काय योगाचे योगाची शक्ति उससे कर्म ग्रहण हो रहा है ना। अब कर्म नो कर्म दोनों का ग्रहण रुक जाएगा, 14 गुण स्थान में होगा ही नहीं ग्रहण, तो वो क्रम से कम शक्ति कम होती जाती है। फिर शक्ति का अभाव ही होगा, योग शक्ति का अयोग केवली हो जाएगा, उस समय योग रहेगा ही नहीं। तो दूसरे समय में प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित क्रम से जीव प्रदेशों को आकर्षित करता है, और तक गुणहीन कमेने वो असंख्यात गुणित घटते क्रम से ही अपूर्व पड्डयम गुणधि। पहले समय में जितने अपूर्व स्पर्धक किए उससे असंख्यात गुणे कम, अपूर्व स्पर्धक तो कम होंगे नीचे, लेकिन जीव प्रदेश असंख्यात गुणे होंगे। नवीन अपूर्व स्पर्धकों की रचना असंख्यात गुणहीन, और जीव प्रदेश कितने लेगा अपकर्षण करके असंख्यात गुणे। तो यहाँ पूर्व में बनाए अपूर्व स्पर्धकों में भी उस रूप भी हो जाएंगे और उसके नीचे भी नहीं हो जाएंगे अपूर्व स्पर्धक। उसका वापस यहाँ पर चार्ट निकाला है। पहले अपकर्षण भागार छोटा था, बड़ा था। अपकर्षण में से ऊपर भी कर, ऊपर वालों में भी देता है क्या? हाँ, अपूर्व में देगा सारे। अपूर्व यहाँ पर ऊपर का देने की जरूरत नहीं ना, वहाँ पर क्या है वो हाँ कब कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर वो कुछ विधि नहीं बताई, केवल अपूर्व स्पर्धक बनाता है। तो पहले समय में जितने प्रदेशों को किया अपूर्व स्पर्धक रूप, उससे असंख्यात गुणे जीव के प्रदेशों को अपूर्व स्पर्धक रूप करता है। तो वो अपूर्व स्पर्धक पहले समय में अपकर्षण भागार का भाग देकर के इतने प्रदेशों को किया, दूसरे समय में इससे असंख्यात गुणे प्रदेशों को करता है, ऐसा कहा ना।
तो ये भागाहार छोटा किया है यहाँ पर। अपकर्षण भागाहार का भी असंख्यात भाग द्रव्य से भागाहार से भाग देंगे तो जो प्रमाण आएगा वो असंख्यात गुण आएगा। तो ये असंख्यात यहाँ लिखो या यहाँ चाहिए लिखो, असंख्यात गुणित प्रमाण। भागाहार असंख्यात गुणाहीन हुआ तो लब्ध असंख्यात गुण आता है। फिर अपकर्षण करके प्रथम समय में किए जो अपूर्ण स्पर्धक है उसके नीचे यहाँ पर मतलब इसकी जो शक्ति है इससे भी हीन शक्ति वाले नीचे करेंगे यहाँ पर। वह अपकर्षण के प्रदेशों में से नवीन रचे हुए अपूर्ण स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में अधिक प्रदेश देता है, यहाँ अधिक प्रदेश देगा। फिर द्वितीय वर्गणा में एक एक चेक क्रम, सबसे ज़्यादा प्रदेश कहाँ मिलेंगे यहाँ पर, फिर एक एक चेक कम मिलेंगे ऊपर घटते क्रम से। नवीन रचे हुए अपूर्ण स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में अधिक प्रदेश देता है, उसके ऊपर द्वितीय वर्गणा से लेकर अंतिम वर्गणा तक विशेष घटते क्रम से देता है। और प्रथम समय में किए अपूर्ण स्पर्धकों से द्वितीय समय में नवीन किए अपूर्ण स्पर्धकों का प्रमाण भी कितना है, असंख्यात गुणाहीन है। उसके अंतिम वर्गणा के बराबर प्रथम समय में किए हुए अपूर्ण स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा है। इसमें चेक का प्रमाण तो एक एक समय में वर्गना की एक एक शक्ति बढ़ते हुए होगा। हाँ, इतना और तो कुछ होगा नहीं। स्पर्धक एक एक शक्ति बढ़ते रहेगा, वही चेक है। क्षय तो उसको नहीं कहते हैं, क्षय तो वो आत्मा के प्रदेश यहाँ पर ज़्यादा दिए, फिर एक चेक कम दिए, फिर उससे एक चेक कम दिए। हाँ, और शक्ति एक एक अधिक बढ़ती जाएगी। दूसरा स्पर्धक आएगा तो दुगुनी, तिगुनी, चौरगुनी ऐसी शक्ति होगी। शक्ती कशामध्ये वाढली? वाढले नहीं, यहाँ पर ये सबसे कम किए उसकी अपेक्षा से अधिक का, पूर्व से तो कम हुआ है, लेकिन जो सबसे जघन्य वर्गणा है उस पे जो शक्ति है उससे दूसरी वर्गणा में एक अधिक ही शक्ति पाई जाएगी, तीसरी वर्गणा में एक अधिक, चौथी वर्गणा में एक एक अधिक, ऐसे एक स्पर्धक के अंतिम वर्गणा तक एक एक ही शक्ति बढ़ती जाती है। स्पर्धक की संज्ञा है ना इसकी। हाँ, तो फिर दूसरा स्पर्धक है तो दुगुनी हो जाएगी। प्रथम समय में क्या पढ़ते थे, अपूर्ण स्पर्धकों का जो प्रमाण है, पहले समय में कितने किए थे, 9 भागिले असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार। अब इससे भी असंख्यात गुणे हीन किए तो यहाँ पर असंख्यात का और एक भागाहार दिया। असंख्यात भागाहार बढ़ गया तो लब्ध जो आया वो असंख्यात गुना हीन आया। तो उसके अंतिम वर्गणा के बराबर प्रथम समय में किए हुए अपूर्ण स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा है, उसमें उससे असंख्यात गुणहीन प्रदेश देता है। उसके ऊपर पूर्व स्पर्धक के अंतिम वर्गणा तक विशेष घटते क्रम से प्रदेश देता है। तो यहाँ पर भी देगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दे करके यहाँ पर एक एक चयहीन क्रम से देगा वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ तो पूरा दिया हुआ है ना, और यहाँ पर पहले समय का था और थोड़ा दिया हुआ, ऐसे होगा। इसमें तो पहले पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना तक नहीं देगा। हाँ, ये पूर्व, ये तो अपूर्व स्पर्धक है। हाँ, पूर्व स्पर्धक है, पूर्व में भी देगा, पूर्व में भी देगा, लिखा है बराबर। उसमें असंख्यात गुणाहीन मतलब पहले का था, इसलिए यहाँ पर असंख्यात गुणाहीन मिलता है। इसके अंतिम वर्गणा के बराबर ही यहाँ पर ये जघन्य प्रथम समय में किए हुए जो अपूर्ण स्पर्धक है उसकी प्रथम वर्गणा है, उसके बराबर है, मतलब इसमें अधिक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ द्रव्य जो है वो कम है, यहाँ पर दिया हुआ द्रव्य असंख्यात गुना है, इसलिए असंख्यात गुणाहीन प्रदेश देता है, ऐसा कहा। उसके ऊपर पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा तक, पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा तक विशेष घटते क्रम से प्रदेश देता है, तो उस शक्ति रूप भी प्रदेश रहते हैं। तृतीयादि समयों में ऐसा ही विधान जाना चाहिए। ये सब इसका और धौला में भी उन्होंने बहुत अच्छा खोला है। वो जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं ना, सूचंगुल के असंख्यात पे भाग प्रदेश, तो उतने प्रदेश तो बढ़ना नहीं है, तो फिर एक एक प्रदेशों में शक्ति ही अधिक होती जाएगी, तो कैसे कितनी शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। स्पर्धक की संख्या नहीं बढ़ेगी, जीव के प्रदेश नहीं बढ़ेंगे, उतने स्पर्धक रहेंगे, उतनी ही वर्गणाएँ रहेगी, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगी वर्गणा वगैरह। तो वो वहाँ पर भी आता है अपूर्व स्पर्धक का गणित। हाँ, क्या इसमें योग का जो है
तो 16 में होता है, 16 के लिए। जय धवल का वो अलग है, धवला के, जय धवल में नहीं। धवला की पुस्तक में भी ये जो बीच बीच में आता है ना गणित, ऐसे 13वीं पुस्तक में, 14वीं पुस्तक में वगैरह आया हुआ है। और 11वीं 12वीं 10वीं और 12वीं पुस्तक में भी योग का गणित है सब पूरा। उसमें और स्पष्टता होती है ज़्यादा। लालच तो लगता है देखो। तृतीयादि समयों में ऐसा ही विधान जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा है ना, यहाँ इसमें अव्ययभाव प्रतिच्छेद कितने होंगे हैं? तो यहाँ जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक पहले समय में किए थे उससे असंख्यात गुणहीन हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया, जो यहाँ अंतिम ये पहला स्पर्धक था ना, इसको असंख्यात का भाग दिया तो इसके अंतिम वर्गणा की शक्ति आएगी। ये पहले समय में क्या अपूर्व स्पर्धक था पहला प्रथम, अब यहाँ पर दूसरे समय में क्या हुआ, जो अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा है वो इसका असंख्यात्व भाग होगी, क्योंकि असंख्यात गुणहीन शक्ति करता है ना, तो यहाँ असंख्यात का भाग दिया। भागार में भागार के स्थान में भाग देंगे ना असंख्यात। फिर उसके नीचे जो अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा है उसमें कितनी शक्ति होगी, तो उसको यहाँ जो नए बनाए हुए अपूर्व स्पर्धकों के प्रमाण है उससे भाग दो, तो इसकी पहली वर्गणा की आएगी शक्ति। जब 8 की है तो 8 का भाग दो तो पहला स्पर्धक की पहली वर्गणा की शक्ति आती है। तो यहाँ पर ये इसकी शक्ति कितनी होगी, यहाँ अंतिम जो स्पर्धक की अपूर्व स्पर्धक की वर्गणा है ये अभी निकाले थे अपन ने असंख्यात गुणे, तो इसको पुनः इस अपूर्व स्पर्धक की संख्या से भाग दो। तो इसकी पहली स्पर्धक की पहली वर्गणा की शक्ति आएगी। जितने से वे स्पर्धक है उतनी गुनी होती है और उतने ऊपर से नीचे है तो उतने वे भाग होती है। इस अपेक्षा से दिया। तो इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक की रचना प्रत्येक समय में होती रहेगी, तृतीयादि समयों में भी होगी। सब प्रत्येक समय में नीचे नीचे अपूर्व स्पर्धक की रचना करेगा, मतलब इतने आत्मा के प्रदेशों की शक्ति कम कम होती जाएगी और पहले बनाए हुए अपूर्व स्पर्धकों में भी उस रूप भी होगी शक्ति और पूर्व स्पर्धक रूपी शक्ति होगी। सब जगह वो नीचे नया बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रदेश होंगे, फिर उसके ऊपर उसके अंतर्गणा तक विशेष एक एक चयहीन क्रम से देगा। इस प्रकार इसका भी एक गोपुच्छाकार होता है देव के प्रदेशों में भी, क्योंकि चयहीन क्रम से ही प्रदेशों का प्रमाण होता है। सब दृश्यमान प्रदेश सर्व समय में पूरा स्पर्धकों में एक चयहीन क्रम से दिखेंगे। दिए मान की अपेक्षा से नए में ज़्यादा देगा और उसके ऊपर जो पूर्व की आएगी वर्गना उसमें असंख्यात गुना कम होगा द्रव्य, क्योंकि पहले का द्रव्य है वहाँ पर, और ऊपर एक एक चयहीन क्रम से देगा और दिखते समय सब एक गोपुच्छाकार ही दिखेगा। अब पूर्व सर्व अपूर्व स्पर्धक कितने होते हैं, अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक की रचना होती रहेगी ना। उसी प्रकार आप जैसे मुँह में होती थी ऐसे यहाँ पर भी एक अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। तो सब मिला करके अपूर्व स्पर्धक कितने होते हैं, ऐसा नहीं दिया है, पूरा दोनों रहेंगे। सेडि पदस्य असंख्यम भागम पुवाण पड्डयाणं वा सव्वे होन्ति अपुवा हुपड्डया जोग पडिबद्धा। सेडि पदस्य असंख्यम भागम, जगत श्रेणी का जो प्रथम वर्गमूल है, पद मतलब वर्गमूल होता है। सेडी का जो प्रथम वर्गमूल है, जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल, उसका भी असंख्यात्वे भाग मात्र क्या है, पुवाणम फड्डयाणम वा सव्वे अपुवा फड्डया होन्ति। जोग पडिबद्ध, योग से संबंधित सभी अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात्वे भाग मात्र है, अथवा जो पूर्व स्पर्धक है उसके असंख्यात्वे भाग है, ऐसा कहो।
जो पूर्व स्पर्धक है उसके असंख्यातवें भाग को हो, सब मिला करके भी अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है, उतने अपूर्व स्पर्धक बनते हैं। और या जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यातवा भाग, इतने सब समयों में मिला करके इतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। मतलब एक गुणहानि प्रमाण स्पर्धक भी नहीं बनते हैं, उससे भी कम बनते हैं। या दिया है उन्होंने नीचे कि सभी पूर्व स्पर्धकों के असंख्यातवें भाग मात्र, क्योंकि पूर्व स्पर्धकों में पल्ले के असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानियाँ होती है, और उस एक गुणहानि में जो स्पर्धकों का प्रमाण है उसका भी असंख्यातवा भाग मात्र सर्व अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल में अपूर्व स्पर्धक क्रिया होती है। यह स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात और गुणश्रेणी निर्जरा तीनों पूर्व के समान प्रवृत्त होती है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक का पालन करके उसके अनंतर अंतर मुहूर्त काल तक योग संबंधी कृष्टि रचना की प्ररूपणा करते हैं, कृष्टियों की रचना होती है। अब एतो करे दिकिट्टिम मुहूर्त अंतोत्थिते अपूवान हेट्टादुपूवान सेडिस असंख्यम। इसके अनंतर एतो किट्टिम करेदी, अपूर्व स्पर्धक रचना होने के बाद कृष्टियों को करता है। कब तक करता है? मुहूर्त अंतोत्ति, अंतर मुहूर्त काल तक करता है। कहाँ पर करता है? अपूवानम फड्डयानम हेट्टादु, अपूर्व स्पर्धकों के नीचे, मतलब सबसे जो अंतिम अपूर्व स्पर्धक की रचना हुई होगी नीचे, मतलब कम कम शक्ति हो गई उतनी, अब उसके भी नीचे मतलब उससे भी हीन अपूर्व स्पर्धक, सबसे लास्ट के अपूर्व स्पर्धक की जो पहली वर्गणा की शक्ति होगी उससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति उस जीव प्रदेशों की करता है। कितने हैं वो कृष्टियाँ? तो 26 असंख्य भाग है, मतलब वो भी जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र ही है कृष्टियों का प्रमाण। मतलब पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक दोनों में से प्रदेशों को लेकर के कृष्टियों की रचना होगी। मतलब उसका जो आत्मा के प्रदेश है वो अपूर्व स्पर्धक में जितनी कम की है शक्ति उससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति हो जाएगी कुछ प्रदेशों की। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक करने के पश्चात अंतर मुहूर्त काल तक सूक्ष्म कृष्टियों को कर, या बादर कृष्टि नहीं है, सूक्ष्म कृष्टि है डायरेक्ट, अपूर्व स्पर्धक फिर सूक्ष्म कृष्टि। पूरा अपूर्व स्पर्धक रूप से जो योग शक्ति थी उसको कम करके असंख्यात गुणहीन करता है। पूरा अपूर्व स्पर्धक रूप से ईंटों की पंक्ति के आकार से स्थित योग का उपसंहार करके स्पर्धक की रचना ईंटों के आकार के समान, ईंटें जैसे एक एक के ऊपर एक रचते हैं ना, एक एक एक, वैसे उसको स्पर्धक कहते हैं। और बड़े बड़े जो खंड किए जाते हैं, छोटे छोटे खंड किए जाते हैं, उसको सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। मतलब उसके जो शक्ति है, शक्ति की अपेक्षा से यहाँ पर ईंटों के रचने जैसा रचना होती है स्पर्धक की, एक एक ही अधिक अभिभाव प्रतिच्छेद है। और यहाँ कृष्टि होगी तो वहाँ पर एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में असंख्यात गुणी शक्ति, दूसरे से तीसरे में असंख्यात गुणी शक्ति, तो इस प्रकार वो क्रम से नहीं बढ़ेंगी, नीचे से ऊपर। सूक्ष्म सूक्ष्म खंड की रचना करता है, उन्हें कृष्टि कहते हैं। स्पर्धकों में अविभाव प्रतिच्छेद क्रम से प्रत्येक वर्गणा में विशेष अधिक बढ़ते हैं, और अपूर्व स्पर्धकों में भी क्रम से बढ़ते हैं, किंतु सूक्ष्म कृष्टियों में असंख्यात गुणे अविभाव प्रतिच्छेद ऊपर बढ़ते हैं। मतलब पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में ऊपर से देखो तो असंख्यात गुणे हीन होते हैं। उन सूक्ष्म कृष्टियों का प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग मात्र है। एक स्पर्धक में जितने वर्गणाओं का प्रमाण है, अपूर्व स्पर्धक कितने बने, एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उसका असंख्यातवा भाग, और कृष्टियाँ कितनी बनेगी, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं हैं। अपन सूक्ष्म उसमें भी देखा था, मोह ने अपने मोह कर्म की भी जो कृष्टियाँ हुई थी, तब अपूर्व स्पर्धक कितने हुए थे, स्पर्धक शला का अनंतवा भाग, और सूक्ष्म कृष्टियाँ बादर कृष्टियाँ कितनी हुई, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं हैं उसका भी अनंतवा भाग, वह अनंतवा भाग, यहाँ असंख्यातवा भाग कहेंगे। तो यहाँ पर 4 वर्गणा शलाका है, उसको असंख्यात का भाग दो। वहाँ पर 4 ख आया था ना, कृष्टियाँ भी उसकी चल ही रही थी कि अपने 4 ख बताया था इस मोहने के कर्म की कृष्टियाँ। यहाँ पर वर्गणाशाला का भागीले असंख्यात, इतनी
योग की कृष्टियाँ बनती हैं। अब उस कृष्टियों में भी प्रदेश और अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण आगे कहते हैं। 4:15 हो गए। कल हो जाएगी। हाँ कल हो जाएगी। एक ही में गणित है, लेकिन वो भी सब जैसा अपन ने मोहनिया में लगाया है कृष्टियों में वैसा ही है। बाकी आगे सब सरल है एकदम। हाँ कल हो जाएगा। कल करेंगे जो भी होगा करेंगे। जीवनामध्ये पहिलं आलं सांगितलं. हं. योगामध्ये प्रदेश मागं झालं की 2दा कर्मकांडमध्ये स्वप्नासारमध्ये मग काय झालं. हाँ लक्षात राहत नहीं ना आपल्याला. ते पहिला वापिस एक बार पढ़ते तो वो ध्यान में आता है, पहली बार का सब ध्यान में नहीं आता है. ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ. यह मैं एक अखंड न्यायक हूँ. मेरे संपूर्ण प्रदेशों में कहीं पर भी खंड नहीं है, अखंड है. प्रदेश भेद बुद्धि से किए गए हैं. प्रदेशों को, पूरे अखंड प्रदेश को, एक एक परमाणु जितनी जगह को व्याप्त करता है, उससे नापने पर वे असंख्यात है. लेकिन असंख्यात प्रदेश होते हुए भी वे बिखर नहीं जाते हैं, एक अखंड ही है. इसलिए मैं क्षेत्र की अपेक्षा से अखंड ही हूँ. काल से भी अखंड हूँ, द्रव्य से भी अखंड हूँ और भावों से भी अखंड हूँ. द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से यह मैं एक अखंड अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी अनादि अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ. एक वस्तु को देखिए, वस्तुत्व में भेद नहीं है. भले ही प्रदेश भेद हो जाए, गुण भेद हो जाए, लेकिन वस्तु में भेद नहीं है. उस एक अखंड वस्तु को जानिए, उसमें ही अपनापन कीजिए. असंख्यात प्रदेश ही अपना घर है, अनंत गुण ही अपना वैभव है. उस अनंत गुणों के वैभव के ऐश्वर्य में तृप्त हो जाओ. इससे बाहर मेरा कुछ नहीं है. मैं बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति हूँ, चैतन्य की मूर्ति हूँ, चैतन्य की खान हूँ. देखिए भीतर मैं योग रहित निर्योग स्वरूपी हूँ. पादर योग, सूक्ष्म योग इस मुझ ध्रुव स्वभाव में है ही नहीं. हाँ, यह मैं निष्क्रियत्व शक्ति संपन्न हूँ, निर्योग संपन्न हूँ, निर्विकल्प समाधि स्वरूप हूँ. जानिए अनंत गुण गुणाकर स्वरूप योग शक्ति रहित स्वरूप अनंत वीर्य संपन्न स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्. ओम.
विसर्जन. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायानं नमो लोये सवसा. नमो अरिहंताणं